कहीं पे भी ऐसा आया कि हमारी जो कोचिंग है वो शिक्षण संस्थान ना होकर के एक व्यापार संस्थान बन गया, तो मैं उसी दिन इस कोचिंग से त्याग पलक नहीं लूंगा। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं यूपीएससी फाइनल करूं। पर ईयर 1500 रुपए फीस। देखिए, हमारी जो कोचिंग है इसमें जनरल जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है या बायो है और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट की लगभग कोचिंग सभी बच्चे पढ़े। विक्षेपण क्या है, तो बच्चों को बताया जाता है कि अगर कोई प्रकाश प्रिज्म से आती है, टकरा के विकृत हो जाती है, तो 7 रंगों में विभाजित हो जाने चिड़िया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब इसमें जो शब्द वर्ण विक्षेपण है ये बहुत ही जटिल शब्द है। अब इसी को अगर थोड़ा सा व्यवहारिक भाषा में उनको बता दिया जाए, वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है फैल जाना। उसको हम पढ़ाएंगे नहीं, उसको हम ये नहीं करेंगे कि हम 4,000 5,000 या 10,000 कर देंगे या महीने की फीस कर देंगे। हाँ, उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन आए, 100-200 रुपए का, इससे ज्यादा परिवर्तन नहीं है। नमस्कार, इस समय हम सुचित्तागंज सुहावल में हैं, जहां पर एक कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, ज्ञान कुंज कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, और इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। कहीं न कहीं इस कोचिंग के पीछे का क्या कारण है, इसके बारे में हम कोचिंग सेंटर में चलकर और वहां के टीचर्स से जानकारी चाहेंगे। आपके क्लासेस में कितने अध्यापक पढ़ाते हैं और कौन-कौन से विषय की पढ़ाई होती है? देखिए, हमारी जो कोचिंग है इसमें जनरल जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है या बायो है और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट की लगभग कोचिंग सभी बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी विषयों की व्यवस्था है और इसके अतिरिक्त अगर कुछ और भी कोई पढ़ना चाहता है, जीएस वगैरह पढ़ना चाहता है, तो उसकी भी व्यवस्था है, उसको भी पढ़ाया जाता है। लेकिन वो बच्चों की इच्छा पर डिपेंड करता है कौन पढ़ना चाहता है, कौन उसको नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन फिजिक्स है, मैथ है, इसको पढ़ाने के लिए हमारे सुहावल क्षेत्र में सबसे मशहूर टीचर हैं, सचदेवा सर हैं। तो वो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स है कि हाँ, वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनका काफ़ी नाम भी है और लगभग सभी लोग उनके बारे में जानते भी होंगे। और रही बात केमिस्ट्री की और इंग्लिश की, उसको हम ही मैनेज कर देते हैं, पढ़ा देते हैं। तो केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए उनको उनकी व्यवहारिक भाषा में पढ़ा देते हैं, इससे बच्चों को उनको अच्छा लगता है। और इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं। और जब बोर्ड एग्जाम आ जाता है तो बच्चे काफ़ी हिंदी सब्जेक्ट से डर जाते हैं, तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए उनके लिए 1 महीने की क्लास एक्स्ट्रा चलवा दी जाती है, ताकि उनको हिंदी में जितने भी व्याकरण वगैरह हैं उसको पढ़ाने के लिए भी व्यवस्था है। और संडे वगैरह जब किसी दिन छुट्टी पड़ जाती है, तो उसके लिए उनके लिए जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी वगैरह कुछ शिक्षा है जैसे, तो उसके बारे में बता दिया जाता है, कुछ भूगोल वगैरह के बारे में बताया, क्योंकि बच्चे साइंस पढ़ते पढ़ते, मैथ पढ़ते पढ़ते उनको ऊब लगने लगती है, तो इसके लिए उसकी व्यवस्था भी है। और बाकी कोई जैसे 2 अक्टूबर पड़ गया या बाल दिवस है, तो या 15 अगस्त है, इस सब चीज़ों सबसे रिलेटेड जो है स्कूल में ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाता है। तो सिर्फ यही है कि जो जोक याद करके आया सुना दे, या कोई गाना याद कर रहा सुना दे, जैसे देश कैसे आज़ाद हुआ, देश के पीछे किसका किसका हाथ था, कौन उसमें नायक है, कौन खलनायक है, तो इसके बारे में भी उस त्योहार जो त्योहार रहता है उसके बारे में बताया जाता है। तो जैसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती है तो गांधी जी के बारे में बताया जाता है। और 14 नवंबर है बाल दिवस, तो बाल दिवस के बारे में। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनसे हमने पूछा कि क्या आपको झंडा फहराना आता है? तो उनको सबका रिस्पॉन्स तक नहीं आता है। तो जैसे 26 जनवरी हुई, झंडारोहण का दिन रहता है, तो उस दिन उनको बताते हैं हम कि झंडा कैसे फहराया जाता है, झंडा का सम्मान कैसे किया जाता है, झंडा कहाँ बनाया जाता है, किस चीज़ से बनता है, कौन इसको फहराता है, प्रधानमंत्री कब फहराते हैं, राष्ट्रपति कब फहराते हैं। इस टाइप की जो जनरल स्टडीज़ होती है वो उस त्योहार के दिन उनको बता दिया जाता है। बस यही सब सब्जेक्ट की व्यवस्था है। बाकी और बच्चों की डिमांड पे अगर जो कुछ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मेहनत किया जाएगा कि हाँ, उनको वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर को उपस्थिति हो, उनको पढ़ाया जाए, बस यही सब। कितने क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे कि 1 केजी से लेके और इंटर तक? देखिए, मेन उद्देश्य तो है कि कक्षा 6 से लेकर के और कक्षा 12 तक बच्चों को पढ़ाया जाए। छोटे बच्चे छोटे पड़ जाते हैं, उनके पीछे मेहनत भी ज़्यादा लगती है, और वो बच्चे जैसे कभी-कभी उनको बुलाया जाता है, पहले पढ़ाया जाता था कक्षा 4 की 5 की, तो बच्चे स्कूल जाते थे, थक जाते थे, सो जाते थे, आ नहीं पाते थे, इसी वजह से उनको प्रेज़ेंट टाइम पे भी है नहीं वो। अगर वो आते हैं तो उनको भी पढ़ाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बाकी लेकिन मेन क्लास जो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक चलती है, जो कि बिल्कुल बेस मजबूत करके पढ़ाया जाता है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। पढ़ाई के दौर में हम क्या बन सकते हैं और किस चीज की पढ़ाई हम करें? जी, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं यूपीएससी फाइनल करूं। इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ और यहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जाती है। मेरे प्रिय शिवम सर, वो इंग्लिश सेकंड पढ़ाते हैं मुझे। बहुत अच्छी इंग्लिश सेकंड पढ़ाते हैं और यहाँ पर ईयर 1500 रुपए फीस है।
मतलब पूरे साल में सिर्फ 1500 रुपए देना है, और अदरवाइज कोचिंग में तो बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से आपके माता पिता को भी इस चीज की खुशी होगी कि हमारे शहर में, हमारे बाजार में एक ऐसी कोचिंग सेंटर खुली है जहां पर सिर्फ मात्र 1500 रुपए में पूरे साल की पढ़ाई करा रहे हैं। तो इस पर आपको कितना खुशी हुई? जी, हमारे माता-पिता को बहुत गर्व है कि हम इतनी अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम ज्ञान कुंज है। और मैं और लोगों को भी धन्यवाद आकर्षित करता हूँ कि आप लोग आएँ और हम लोग के साथ जुड़ें, पढ़ना चाहें हम लोग। आपका नाम क्या है? रोहन। टेंस किसे कहते हैं और टेंस के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में जरा संक्षेप में बताइएगा। टेंस के 3 प्रकार है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और सब में पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सब में ये 4 प्रकार हैं। आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम कुंवर शैलेश सिंह। आपको किस विषय में रुचि है? केमिस्ट्री। कोलोफॉर्म का मतलब क्या है? जैसे क्लोरोफॉर्म एक गैस है जिसे हम सूंघने से बेहोश होते हैं। जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है उससे फाइटिंग गैस बनती है, जिसे बहुत देर तक सूंघने से बेहोश होते हैं। पहले आप थोड़ी जानकारी और अपने संस्था के बारे में बताइए। देखिए, संस्था हमारी है ज्ञान कुंज कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से संस्था है हमारी, जो शिक्षा के क्षेत्र में हमने सोचा कि बच्चों को एक बेहतर माध्यम दिया जाए कि जहाँ बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें और कम पैसे में। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनके पास प्रतिभा बहुत है, बहुत उनके पास में है, लेकिन वो कहीं न कहीं पैसों की वजह से या फिर बेहतर माध्यम ना मिलने की वजह से, क्योंकि क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जितने भी स्कूल हैं या फिर कोचिंग संस्थान हैं, वो उनमें संख्या तो है, पर जो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए वो नहीं। खास करके कुछ ऐसे विषयों जिनमें कि किताबी ज्ञान ही वही छपवाया जा रहा है। तो अगर हम किताबी ज्ञान ही उसी को रट्टा मरवा दे रहे हैं या फिर उसी को छपवा दे रहे हैं, खास करके विज्ञान जैसे विषयों में, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा बच्चों को। तो इसके लिए हमने सोचा कि कुछ अलग तरीके से बच्चों को एक माध्यम दिया जाए, जहाँ ऐसे बच्चे जो काफ़ी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो वो यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़ें। यहाँ क्या क्या कक्षाएं चलती हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो कक्षाएं चलती हैं वो क्लास 6 से लेकर 12th तक चलती हैं। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों हम कक्षाएं चलाते हैं, हिंदी और इंग्लिश माध्यम से। और यहाँ पर एकेडमिक क्लासेस भी चलती हैं, जैसे सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए जो भी क्लासेस होती हैं वो भी चलाई जाती हैं, की मोहताज नहीं होती है। तो ये क्षेत्र में भले ही अभी नए टीचर हैं, पर इनके पढ़ाने का तरीका जो जिस तरीके से बच्चे पसंद कर रहे हैं, खास करके विज्ञान विषय में, वो काबिल तारीफ है। और क्षेत्र में इस समय जो बच्चों का रिस्पांस मिल रहा है हमें, वो काफ़ी बेहतर मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि इसी अनुसार हमारे। हमारा नाम शिव मिश्रा है और हम जो है अभी इस समय केमिस्ट्री के स्टूडेंट खुद ही हैं और मास्टर कर रहे हैं, इसमें पीजी कर रहे हैं एमएससी में। तो हमने सोचा घर पर थोड़ी देर फ्री रहते हैं तो सोचा कि क्यों ना बच्चों को चल के कुछ बताया जाए, जो जानकारियाँ उनको किताब से अच्छे से नहीं मिल पाती हैं उसको उनके व्यवहारिक भाषा में उनको बताया जाए। जैसे बहुत चीज़ें होती हैं किताब में लिखी रहती हैं, सभी बच्चों के पास किताबें हैं, तो चाहे तो किताब घर पे खोल के बैठ जाएं और पढ़ें, उसको पढ़ के याद कर सकते हैं। लेकिन उसमें ऐसा होता है किताब में बहुत ही अच्छी से बहुत शुद्ध हिंदी लिखी होती है, इतनी अच्छी हिंदी लिखी जाती है उसमें, वो कठिन पड़ जाती है बच्चों को समझने के लिए। तो हम लोगों को हमारी जो ग्रामीण भाषा में जो चीज़ बताई जाती है वो ज़्यादा अच्छे समझ में आती है, इसीलिए बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं। वरना किताब तो सबके पास, सब लोग घर पर बैठ कर भी अपना पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें ऐसा कोई नहीं लिखा है जो किसी को समझ में ना आता हो। लेकिन जो उसमें भाषा का अंतर पड़ता है वही बच्चों को दिक्कत करता है, इसीलिए बच्चे आते हैं हमारे पास। और हम ये चाहते हैं जो किताब में लिखी हुई शुद्ध हिंदी है उस हिसाब से ना होकर तो उनको उनकी ग्रामीण भाषा में बताया जाए, जैसा कि नई शिक्षा नीति में बताई गई कि बच्चों को उनके ग्रामीण भाषा में या प्योर हिंदी में ही उनको समझाया जाए। तो अगर किसी चीज़ को बच्चों को हम ग्रामीण भाषा में अगर बताते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए बच्चे पसंद करते हैं कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी वो बच्चों का रिस्पॉन्स है पढ़ाते हैं अच्छा, नहीं हमको तो नहीं पता है लेकिन बच्चे खुद ही बताएंगे। और आप लोग जैसे उनको देखे होंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर किए होंगे, कुछ बताए होंगे, तो हम उसे केमिस्ट्री और इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं। तो हम ये सोचते हैं जैसे कोई भी टॉपिक रहता है वो बहुत ही हिंदी में लिख दिया गया, जैसे कि आपको मान लीजिए फिजिक्स का टॉपिक है, उसमें लिख दिया गया वर्ण विक्षेपण क्या है, तो बच्चों को बताया जाता है कि अगर कोई प्रकाश प्रिज्म से आती है टकरा के विचलित हो जाती है
तो 7 रंगों में विभाजित हो जाने चिड़िया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब इसमें जो शब्द वर्ण विक्षेपण है ये बहुत ही जटिल शब्द है। अब इसी को अगर थोड़ा सा व्यवहारिक भाषा में उनको बता दिया जाए कि वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है फैल जाना। वर्ण विक्षेपण को अगर आप ग्रामीण भाषा में या थोड़ा उर्दू से संबंधित बोला जाए कि रंगों का फैलना क्या है, तो बच्चों को बताने की जरूरत नहीं, शायद समझ गए होंगे क्या होता है। तो इसी चीज को पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जो किताब में लिखी हुई है जो भाषाएं, उससे हट करके उनको उनकी ग्रामीण भाषा में समझाया जाए। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो उनको समझ में नहीं आते कि एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है या अल्कोहल क्या है, तो रट लिए, उनको पढ़ लिए, पेपर में अच्छा नंबर आ गया, उनको हम उनसे पूर्ण रूप से परिचित करा देते हैं। एल्डिहाइड जो होता है आपके कपड़े वगैरह बनाने में काम आते हैं, जो रंग दिया जाता है उसके लिए हो गया है। और इत्र वगैरह जो सेंट वगैरह आता है उसमें होता है। अल्कोहल जो दारू वगैरह जो ऐसे मादक पदार्थ होते हैं इसमें प्रयोग किया जाता है। तो उनको हम पूर्ण रूप से उनसे परिचित करा देते हैं कि हर एक प्रकार के केमिकल से वो परिचित हों। बाकी तो उनको याद करके तो कर ही लेंगे अपना। तो इसीलिए बच्चे इसको पसंद करते हैं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी बच्चों को रिस्पांस हम पढ़ाते ही नहीं, ये हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। बच्चों से आप पूछ लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा नजदीक है, इस पर आप बच्चों को क्या संदेश दें? देखिए, बोर्ड परीक्षा की तैयारी तो हम बच्चों को करवाते ही हैं, और जैसे कि बोर्ड परीक्षा फरवरी में ही होती है, हमको भी पता है, और उसके लिए उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करवा दी है। कुछ सिलेबस है जो ठंडी में एडमिट कार्ड वगैरह जो उनका आता है, बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं कि हमको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, उनके लिए एक्स्ट्रा नोट्स बनाए हैं, उसको उनको प्रोवाइड करा देते हैं और बाकी सारा रिवीजन करा देते हैं क्लास में। बच्चों को यहाँ पे कोचिंग करने के बाद घर पे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वरना कोचिंग का कोई मतलब ही नहीं रहता कि यहाँ पे पढ़े फिर स्कूल में पढ़े फिर घर पे पढ़े, तो क्या मतलब रह जाता है। तो यहाँ पर हमको याद करा देते हैं, उनको बोर्ड के पेपर से कोई ज्यादा भय वगैरह नहीं है, बोर्ड के पेपर आने वाला है ऐसा। वर्तमान समय में आप शिक्षा में कोचिंग का क्या योगदान देंगे? देखिए, शिक्षा जो है ये एक ऐसा है कि जो जितना शिक्षा वो ग्रहण करेगा वो उतना ही उजाला फैलाएगा। तो शिक्षा का उद्देश्य ये है कि अगर किसी के पास फीस वगैरह नहीं भी है तो उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, उसका हक नहीं बनना चाहिए। अगर वो बच्चा पढ़ने में तेज है तो अच्छी बात है, उसको शिक्षा फ्री में दिलानी चाहिए। छात्रों के लिए कुछ विशेष बात बताना चाहेंगे आप जो पढ़ते समय ध्यान रखनी चाहिए बच्चों को? जी देखिए, बच्चों को पढ़ते समय कुछ बात होते हैं, जैसे इस समय डिजिटल इंडिया हो गया जिसमें मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो बच्चे अगर पढ़ते हैं तो मोबाइल को थोड़ा दूर रखें। उसका इस्तेमाल तभी करें जब उनका सोल्यूशन कुछ क्वेश्चन का अगर उनको नहीं मिल पा रहा तब उसके लिए। तो मोबाइल फोन सबसे ज्यादा दुश्मन है पढ़ाई में। अगर बच्चे मोबाइल फोन देखते हैं इंटरटेनमेंट के उद्देश्य से तब उनके लिए बहुत ही बेकार है। कई बार होता क्या है कि हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए मोबाइल ओपन करते हैं, लेकिन हम उस पे जो आजकल रील्स आने लगती हैं या शॉर्ट वीडियोस देखने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमको समय का पता नहीं चलता है और हम एक-एक घंटे सिर्फ वही देखते रह जाते हैं। हमने मोबाइल उठाई होती है कुछ दूसरे उद्देश्य से और हम पहुँच कहीं लग जाते हैं। तो इस पे ये जो डिस्ट्रैक्शन है, इस पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है बच्चों को। और जैसा कि आपने अभी एक और सवाल पूछा था कि कोचिंग का क्या योगदान देखते हैं शिक्षा में? तो कोचिंग देखिए, ये कह सकते हैं कि मंजिल छात्र चुनता है लेकिन पहुँचाता उसको एक शिक्षक ही है। तो शिक्षक अगर बेहतर तरीके से रास्ता उसको दिखाएगा, उसको बताएगा कि वहाँ पे क्या बाधाएँ हैं जो आ सकती हैं, किस तरीके से वहाँ और बेहतर तरीके से पहुँचा जा सकता है, किस माध्यम से आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ा योगदान होता है। कई सारी चीज़ें हैं जो क्लास में बच्चे नहीं पूछ पाते हैं स्कूल में, तो कोचिंग में आके वो अच्छे से डिस्कस करते हैं, वहाँ पे समझाया जाता है उस चीज़ को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोचिंग का एक महत्वपूर्ण योगदान है वर्तमान शिक्षा में। ये कहना गलत होगा कि कोचिंग संस्थान की ज़रूरत नहीं है, कई सारे लोग ऐसा कहते हैं। पर वर्तमान समय में बहुत ज़रूरत है अगर देखा जाए तो। हमने सुना है आप अपने कोचिंग में पूरे साल का एक सत्र का फीस सिर्फ मात्र 1500 रुपए में बच्चे को पढ़ाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? ये देखिए, जो मैंने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। वो महीने की यहाँ एक-एक कोचिंग संस्थान है जो, और लगभग अब यही हालत होती जा रही है जिस तरीके से कोचिंग संस्थान खुलते जा रहे हैं कि 500-500 रुपए, हज़ार-हज़ार रुपए तक भी महीने की फीस है। तो ऐसे में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को। और तो वो ऐसे बच्चे जो प्रतिभावान तो हैं, उनके अंदर क्षमता तो है लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हमने एक सुविधा प्रदान की
जहाँ तक आपने बात की कि इसमें हमारा फायदा क्या होता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये संस्थान हमें फायदे के लिए खुला ही नहीं है। अगर हमको फायदा ही कमाना होता तो बहुत सारे रास्ते हैं, और शिक्षा जगत में मैं ना आता खास खास करके, और इतनी फीस कम ना रखता। और कई सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में मैं फीस बढ़ा दूंगा, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि हमारी फीस कक्षा 10 तक जो हमने एक सत्र की, जो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सत्र चलता है, उसकी पूरी फीस जो 1500 रुपये हमने रखी है, वो उतनी ही रहने वाली है। उसको हम बढ़ाएंगे नहीं। उसको हम ये नहीं करेंगे कि हम 4000, 5000 या 10,000 कर देंगे, या महीने की फीस कर देंगे। हाँ, उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन आए, 100-200 रुपए का, इससे ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। अक्सर देखा जाता है कि विज्ञान खास करके केमिस्ट्री और फिजिक्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस विज्ञान जैसे कठिन विषयों के बारे में आप अतिरिक्त व्यवस्था क्या है आपके यहाँ? जी देखिए कि जैसे कि खास करके विज्ञान विषयों में जो छात्र होते हैं, वो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। कोशिश यही रहती है बच्चों की, किसी तरीके से हम रट लें। जबकि विज्ञान विषय ऐसा है कि जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं, अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे, आपको विज्ञान विषय नहीं आएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स या बायोलॉजी, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर उनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा गया, तो आप कितना भी रट लीजिए, वो नहीं आएंगे। तो हम अपनी कोचिंग संस्थान में ये कोशिश करते हैं, जैसा कि हमारे शिवम सर हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, मैं फिलहाल फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो हम कोशिश यही करते हैं कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाए। जैसे फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, या अल्कोहल से कोई अन्य केमिकल से क्रिया करानी होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम करा के दिखाते हैं। जितनी भी चीज़ें जो लीगल तौर पे हम कर सकते हैं कोचिंग में प्रैक्टिकल, वो हम सारे प्रैक्टिकल लगभग बच्चों को करवाते हैं। यहाँ काफ़ी सारे विद्यालय ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं लगता है कि वो प्रैक्टिकल करवाते होंगे। वहाँ लैब तो है, पर लैब में सामान नहीं है। सामान है तो बच्चों को एक बार भी लैब में ले नहीं जाते हैं। पर हम कोशिश करते हैं, और संभवतः ये क्षेत्र का पहला ऐसा संस्थान है जहाँ पर कि कोचिंग संस्थान में विज्ञान के प्रैक्टिकल जो भी करवा सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं। और आने वाले सत्र में हम इसको और बड़े लेवल का करके मतलब आगे और बढ़ाना चाहेंगे। जितना हमारी क्षमता है उससे भी आगे और बढ़ेंगे। भविष्य में बच्चों को अपने कोचिंग में क्या किस प्रकार की सुविधाएं आप देंगे? देखिए, भविष्य में हम सोच रहे थे, जैसा कि हमारी वेबसाइट्स भी हैं, तो हम अपना ऐप लॉन्च करेंगे। और अभी ये ऑफलाइन जो हम पढ़ा रहे हैं, इसको जल्द ही हम ऑनलाइन माध्यम से हम बच्चों के पास में जाना चाहेंगे। और अपनी क्वालिटी एजुकेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि आजकल ऑनलाइन का दौर है, और एक जगह पर बैठकर हम ज़्यादा से ज़्यादा सीमित ही क्षेत्र के बच्चों तक पहुँच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास नहीं पहुँच सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा 100, 200, 400 इससे ज़्यादा बच्चों के पास में नहीं पहुँच सकते हैं। पर हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन माध्यम से कि ऐसे-ऐसे बच्चों के पास में, जिनके पास में केवल फ़ोन है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो भी सीखें नए-नए तरीके से विज्ञान और बाकी विषयों को। तो हम ऑनलाइन माध्यम से कोशिश करेंगे कि अपने कोचिंग को और विस्तारित करें। और साथ ही अभी हमारी कोचिंग की 2 शाखाएं हैं। एक संजयगंज क्षेत्र में चलती है, एक यहाँ सोहल क्षेत्र में चल ही रही है। और आने वाले सत्र में हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 और नई ब्रांचेस हम उनकी नींव रखने जा रहे हैं। और भविष्य में ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि विस्तार होता जाए हमारी कोचिंग का। और बच्चों के लिए देखिए, पहली प्राथमिकता जो हमारी आज भी है, वो हमेशा रहेगी, और उसके लिए हम कर्तव्यबद्ध हैं बच्चों के साथ में कि हम अपनी क्वालिटी एजुकेशन से कोई समझौता नहीं करेंगे। और साथ ही हम अपने फीस को भी ऐसा रखेंगे कि सारे बच्चे जो निचले स्तर के हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो भी लाभ ले सकें। नहीं तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं रहेगा। शिक्षा तभी तक अच्छी है जब वो, अगर हम शिक्षा वो सबको नहीं मिल पा रही है, जैसे हम समानता का अधिकार कहते हैं, अगर वो समान शिक्षा सबको नहीं मिल पा रही है आजादी के इतने सालों बाद भी, तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए सोचने की बात है कि शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से व्यापार बना दिया गया है आजकल। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में अगर हमारी कोचिंग का विस्तार होता है, तो हम ऐसे भी नए-नए नियम लाएँगे, जिसमें ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं,
लेकिन प्रतिभावान है, उनका पूरे सत्र का ही शुल्क माफ कर देंगे। ऐसे 20% या 30% बच्चों के लिए एक सीटें भी आरक्षित कर देंगे। सभी बच्चों के गार्जियनों के लिए आप क्या संदेश देंगे कि अपने बच्चों को, जो उनके बच्चे थोड़ा टैलेंटेड है, पढ़ने की उम्मीद रखे हैं, लेकिन उनके पास पैसे ना होने की वजह से वो नहीं अच्छी पढ़ाई करा पा रहे हैं, तो ऐसे गार्जियनों को आप क्या संदेश देंगे कि आपके कोचिंग में उनके लिए भी स्थान है? जी, बिल्कुल है। हमने आपको जैसे बताया कि ऐसे बच्चे जो बहुत गरीब स्तर के हैं और उनके अंदर क्षमता भी है, वो चाहते हैं पढ़ना, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से पीछे रह जाते हैं, वो मन महसूस कर रह जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनके गार्जियन जो है, वो उनको हौसला अफ़ज़ाई करें, उनको सकारात्मक सोच दें और उनको हमारे संस्थान में भेजें, और हमारा वादा है कि हम उनके बेहतर भविष्य के लिए जी-जान से लगे रहेंगे। और गार्जियन से खास करके हम ये कहना चाहेंगे कि वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कि जो अभिभावक हैं वो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्चों पर खासा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में जैसे कि सोशल मीडिया, जैसे यति सर ने बताया, तो सोशल मीडिया एक तरीके से कह सकते हैं कि वो दो धारी तलवार है। तो अगर उसको सही से चलाना आ गया, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो हमको नई-नई ज्ञान की चीज़ें भी देंगी। और अगर उस पे हमारा कंट्रोल नहीं रह गया, अगर उस पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्योंकि बच्चों का मन चंचल होता है और बच्चे जो खास करके इस टीनेज में होते हैं, क्लास 10 से लेके 12 तक वो जो टीनेज होती है, उसमें नई-नई चीज़ों की ओर बच्चे बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, खास करके गलत चीज़ों की ओर। तो इसलिए उन पर खासा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। और देखिए, जैसे कोई भी बच्चा होता है, क्षमता सबके अंदर होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक परमाणु होता है, यूरेनियम होता है, उसमें ऊर्जा है, पर उसी ऊर्जा से हम चाहें तो नाभिकीय रिएक्टर बना के बिजली पैदा कर सकते हैं और चाहें तो उसी से हम बम बना सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। तो वो है एक ही चीज़, बस हमने उसको अपने ज्ञान से, कौशल से और एक सही दिशा, तो जैसे कि हमने कहा कि दिशा बहुत ज़रूरी होती है। हमारा दौड़ना ज़रूरी नहीं है। आजकल समाज क्या है, एक अंधी दौड़ में चला तो जा रहा है, वो दौड़ तो रहा है, पर वो ये नहीं देख रहा है कि वो किस दिशा में दौड़ रहा है। जैसे रॉकेट चलता है, तो रॉकेट की दिशा अगर ऊपर ना होकर के कहीं दाएँ-बाएँ हो जाए, तो विनाश ही करेगा। तो ऊर्जा है उसमें, क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन जब तक उसकी दिशा सही नहीं होगी, तब तक उसकी दशा सही नहीं होगी, मंजिल उसको नहीं मिलेगी। कहीं न कहीं देखा जाए तो आज इस समय पर इस दौर में एक स्कूल नहीं, हजारों स्कूल खुल चुके हैं। एक कोचिंग सेंटर नहीं, बहुत सारे सेंटर खुल चुके हैं, लेकिन बहुत सारे कोचिंग सेंटरों में ऐसा है कि वो पैसा, समझ लीजिए पैसा कमाने के लिए खोला गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं आगे चल के आपकी भी कोचिंग उसी रास्ते पर चली जाए? नहीं, नहीं, देखिए, जैसे कि हमने कहा कि अगर हमारी कोचिंग का विस्तार होगा, देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम अपनी कोचिंग का विस्तार करेंगे, तो वहाँ की फैकल्टी अच्छी रखनी पड़ेगी, टीचर्स को अच्छे-अच्छे टीचर्स लाने पड़ेंगे। और ज़ाहिर-सी बात है, जैसे कि मैं मान लीजिए इसमें से कोई क्रेडिट नहीं लूँगा, कोई पैसा नहीं लूँगा, लेकिन अगर मैं किसी अध्यापक को लाता हूँ, तो उनको एक जायज़ जो उनकी कह सकते हैं कि मेहनताना देना तो पड़ेगा ही हमको सैलरी के रूप में। तो उसके लिए जो भी कोचिंग से आएगा, उसी से आएगा। हाँ, ये है कि हमने जैसे कि बताया कि हम कोचिंग की फीस उतना ही रखेंगे, बढ़ाएँगे नहीं, उतना ही रखेंगे कि हर बच्चा उससे शिक्षा ग्रहण कर सके। बाकी हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा जो उद्देश्य है पहला, और वो पहला उद्देश्य जो है हमारा कि शिक्षा में हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन है, वो क्वालिटी से अपने समझौता नहीं करेंगे। और जिस दिन ये हो गया कि हम शिक्षा छोड़कर व्यापार करने लग गए, तो मैं कसम खाता हूँ कि उसी दिन मैं कोचिंग चलाना छोड़ दूँगा। जो हमारा पहला लक्ष्य है वो शिक्षा देने का है, व्यापार का नहीं है। हाँ, ये बात है ज़रूर, जैसा कि मैंने बताया कि आजकल जैसे कि इस महँगाई के दौर में हर किसी को थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। तो एक आपने सुना होगा, तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, और जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मेरे लिए पैसा और ज़मीन को मैं धूल समझता हूँ, पैसे को सिर्फ़ कागज़ का टुकड़ा। तो मैं एक, आपने सुना होगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु ना भूखा जाए। तो मुझे बस इतना ही चाहिए जिसमें मेरा ये संस्थान अच्छे से सुचारू रूप से चल जाए और मुझे भी कोई आर्थिक रूप से ज़्यादा समस्या ना आए। मुझे करोड़पति या अरबपति या कुछ कोई बहुत मिलियनियर कंपनी या कोई 8,000 करोड़ की कंपनी नहीं खड़ी करनी है। मुझे कोई ऐसा नहीं बनना है कि यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है। तो देखिए, वो एक
अलग आयाम है कि चलते चलते अगर कोचिंग इस माध्यम पे पहुंच जाती है, और वहां भी मैं कोशिश यही करूंगा कि अगर कहीं पे भी ऐसा आया कि हमारी जो कोचिंग है वो शिक्षण संस्थान ना होकर के एक व्यापार संस्थान बन गया, तो मैं उसी दिन इस कोचिंग से त्याग पत्र दे दूंगा। तो सभी गार्जियनों से एक हमारी भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए इनके कोचिंग सेंटर में भेजिए। इससे कम पैसे में शायद कहीं कोचिंग नहीं पढ़ाई जा सकती है, और ये आपके बच्चे के भविष्य बनाने के लिए युवा सब जुटे हैं और ये अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी बच्चे का भविष्य गड़बड़ ना हो, वो रास्ते पर चले। क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि मोबाइल दो प्रकार से यूज की जा सकती है, एक तो विनाशकारी बन सकती है और एक हमारे भविष्य के लिए उजागर कर सकती है। तो इसलिए इस बातों को ध्यान रखते हुए सभी गार्जियनों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इनके कोचिंग सेंटर में भेजिए अपने बच्चों को और उनके भविष्य को उज्जवल कराइए। हम यही आपसे विनती करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहें। सुनील पांडे, बिंदास टीवी न्यूज। पहला क्वेश्चन क्या था? पोषण। पोषण क्या है, यही क्वेश्चन था ना? तो ये तुम लोग को नहीं पता है कि पोषण क्या है? भोजन नहीं, हाँ भोजन ही पोषण है ना। लेकिन तुमसे क्वेश्चन किया गया था कि पोषण क्या है, मतलब जीवों द्वारा भोजन या पोषण को प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जीवों द्वारा भोजन या पोषण की प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्लियर? अब क्या था उसके बाद कि पोषण के कितने, मतलब पोषण हमको क्यों चाहिए, यही तो था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है, मतलब ऊर्जा स्रोत के लिए होती है। पहला क्या है? पहला क्या है? ऊर्जा स्रोत के लिए होती है। और दूसरा क्या है? शारीरिक वृद्धि के लिए होती है। शारीरिक वृद्धि के लिए होती है। क्लियर? और तीसरा कोशिकाओं की टूट फूट, अरे शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए होती है। कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए उसके मतलब रिवर्स के लिए होती है, मतलब वो जल्दी से ठीक क्यों हो सके, इसलिए होती है। उसके बाद देखो क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या था? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है, ये भी बता चुके हैं। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण को मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि। और परपोषण मतलब क्या है कि जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं वो परपोषी कहलाते हैं, जैसे जंतु, आदमी, मनुष्य इत्यादि। मतलब परपोषण क्योंकि हम दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, किसके लिए? अपने भोजन के लिए या पोषण के लिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, या तो हम मांस खाते हैं या तो हम गेहूं, धान, चना इत्यादि ये सब खाते हैं। क्लियर? अब तीसरा चौथा क्वेश्चन क्या है? रक्त का पीएच मान बताओ। रक्त का पीएच मान आपको नहीं पता है, अभी परसों कल बताए थे, शायद कल या परसों बताए थे। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45। क्लियर? 7.35 से 7.45। और एक चीज, रक्त आपका क्या होता है? क्षारीय होता है। क्लियर? रक्त आपका क्या होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान क्या है? 7.35 से 7.45 है। क्लियर? और चौथा और क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन, रक्त में क्या क्या पाया जाता है? उसने बताए थे सर्कुलेशन बताए थे ना, रक्त परिवहन तंत्र बताए थे। उसके अंदर क्या बताए थे? रक्त में क्या क्या पाया जाता है? सबसे पहले बताए थे प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है? 45% बताए थे ना। उसके बाद बताए थे क्या कि आरबीसी पाया जाता है, फिर डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, फिर प्लेटलेट्स पाया जाता है, यही तो बताए थे। तो इतना नहीं पता था तुम लोगों की रक्त में क्या क्या पाया जाता है? 55%, यही तो है। और क्या पाया जाता है? यही इतना तो बताया था। और क्या क्वेश्चन है?
वह कौन सी कोशिका है जिसके कारण तुम्हारा रक्त क्या होता है, लाल होता है? बताए थे ना, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका, जिसके कारण क्या होता है, हमारा खून लाल होता है या रक्त लाल होता है या रुधिर लाल होता है। उसके बाद प्लाज्मा बताए थे। प्लाज्मा में क्या बताया गया था कि प्लाज्मा क्या है, पीले रंग का तरल पदार्थ है जो कि तुम्हारे खून का कितना 45% पाया जाता है। उसके बाद आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका बताया गया था ना, जिसके कारण क्या होता है कि तुम्हारा खून क्या होता है, लाल होता है। व्हाइट ब्लड सेल, ये व्हाइट ब्लड सेल मतलब श्वेत रुधिर कणिका, ये क्या है, सैनिक कोशिका है जो तुम्हारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखती है या बीमारियों से तुम्हारी क्या करती है, रक्षा करती है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो तुम्हारे शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख की संख्या में होना चाहिए, प्लेटलेट्स होना चाहिए। और ये किसका कार्य करता है, रक्त का थक्का जमाता है। कहाँ पर, जहाँ पे तुम्हारे मतलब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट फूट जाती है या चोट खा जाती है। क्लियर? आज का टेस्ट